अब चीन क्या करेगा? कुछ लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि जनाब आली, चीन ने क्यों नहीं अपनी फ़ौजें भेजी वेनेज़ुएला कि वो वहाँ जाकर निकोलस माडुरो की हुकूमत की मदद करें। इससे पहले कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जनाब आली, चीन क्यों नहीं अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन भेज देता और इसराइल को क्यों नहीं रोकता। इसी तरह जहाँ पे भी दुनिया के अंदर कोई मसला हो रहा है तो लोग ये पूछ रहे हैं कि चीन अब एक सुपर पावर है तो अपनी फ़ौजें क्यों नहीं भेजता। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आप गौर कीजिए कि पिछले 45 सालों में चाइना ने एक भी जंग नहीं लड़ी। एक भी जंग नहीं लड़ी। जो उनकी लास्ट वॉर थी वो वियतनाम से थी, जो 1979 में हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक भी मेजर वॉर के अंदर हिस्सा नहीं लिया। अपने बॉर्डर से बाहर उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजना एक ऐसी चीज़ समझा है कि जो कि चीन के बुनियादी नुक्ता नज़र के ही खिलाफ है। इनफैक्ट अगर आप उनके फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स, कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेटमेंट्स सुने तो वो बार बार ये कहते हैं, जी हाँ हमारी बड़ी ताकतवर फ़ौज है, हम अपनी फ़ौज को मज़ीद और ताकतवर करेंगे, मगर हमारी फ़ौज सिर्फ और सिर्फ दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, दूसरे मुल्कों के दिफा के लिए भी नहीं है। और हम अपनी फ़ौज को बैरून मुल्क किसी और जगह भेजें, ये चाइना कहता है कि हमने फ़ौज इस मकसद के लिए नहीं बनाई। हमने फ़ौज इस मकसद के लिए बनाई है कि हम अपने मुल्क का दिफा कर सकें। चाइना की लिहाजा ये ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरह अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन बना पड़ा है कि अब चाइना जो है वो दुनिया का पुलिसमैन बन जाए। नहीं, उनकी ये ख्वाहिश है कि भाई हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें कोई ना छेड़े। हम समझते हैं कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, हम उसके लिए लड़ेंगे, डिप्लोमेटिकली लड़ेंगे, पॉलिटिकली लड़ेंगे, मगर हम अपनी फ़िलहाल फ़ौज नहीं भेजेंगे। तीसरी बात यह है कि आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अगर चीन अपनी फ़ौज वेनेज़ुएला भेजे और वेनेज़ुएला में जाकर अमेरिका से लड़े, यानी अटलांटिक पर, क्योंकि वेनेज़ुएला पैसिफिक पर नहीं, अटलांटिक में है, कैरिबियन के साथ है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं पहली बात तो ये कि लॉजिस्टिकली कितना इम्पॉसिबल ये काम है कि वो अपनी नेवी भेजेंगे तो ऑल थ्रू, या तो वो पैसिफिक के ज़रिए भेजेंगे, नीचे से उनको सेल करके आना पड़ेगा, पनामा में तो उनको इजाज़त नहीं होगी कि वहाँ से वो क्रॉस कर सकें, या फिर वो इधर से भेजेंगे, यानी अफ्रीका के नीचे से वो जाके फिर ट्रैवल करती हुई ऊपर पहुँचेगी और वहाँ जाके लड़ेगी। ये पॉसिबल है जहाँ पे अमेरिका अपनी फ़ौज को रीसप्लाई ऐसे ऐसे कर सकेगा। यानी कि चाइना के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अटलांटिक में जाके अमेरिका से लड़े। दिस इज़ एन अब्सर्ड आइडिया। या ये कि चाइना जो है वो अब जाके मेडिटेरेनियन में जाके इजराइल से लड़े। हाउ इज़ दिस गोइंग टू हैपन? दिस इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी। चाइना के पास पहली बात तो ये कि जो नेवी है और जो एयरफोर्स है वो इतनी ताकतवर फ्रैंकली नहीं है जितनी अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स है। ये बात बड़ी प्लेन होनी चाहिए आपको कि अमेरिका की इस वक्त जो असल कुव्वत है वो उसकी नेवी और उसकी एयरफोर्स है। जहां अमेरिका को लैंड वॉर लड़नी पड़ जाती है उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। इवन वो अफगानिस्तान जैसी एरिया को भी नहीं सही तरह से कंट्रोल कर सकते। मगर जहां पे अमेरिका सिर्फ अपनी एयर पावर यूज़ कर रहा हो और अपनी नेवल पावर, जो कि बहुत एक दूसरे के करीब हैं क्योंकि नेवी पर ही उनके हवाई जहाज़ भी जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ वो ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हो, वहाँ पे अमेरिका बहुत इफेक्टिव है। जहाँ पे उसने सिर्फ मिसाइल्स मारनी किसी दूसरे मुल्क पे, वहाँ पे वो बहुत इफेक्टिव है। मगर जहाँ पे उसने ट्रूप्स लैंड करने हैं वहाँ पे वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसका फ़ौजी नहीं लड़ सकता। सो अगर अमेरिका ये फैसला करे कि हम अपनी फ़ौजें चाइना भेजेंगे तो फिर वो बड़ी बुरी मार खाएगा। जी हाँ, क्योंकि चाइना अपना दिफा करने में कामयाब है। इट रियली मैटर्स जब आप जंग लड़ रहे होते हैं कि आप कहाँ जंग लड़ रहे हैं। अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान, चाइना के करीब जंग हुई, चाइना की सरजमीन पर जंग हुई, या कोरिया में जंग शुरू हो जाए एक्सेट्रा, जो कि पहले हो चुकी है 1950 से 53 तक कोरियन वॉर के अंदर चाइनीज़ डायरेक्टली अमेरिकन के खिलाफ लड़ते रहे और उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। जी हाँ, 52-53 जो कोरियन वॉर हुई थी वहाँ पे चाइनीज़ ने डायरेक्टली अमेरिकन के खिलाफ जंग लड़ी और उनको पुश बैक किया, तभी तो नॉर्थ कोरिया फिर आज़ाद हुआ। चाइनीज़ मदद के बगैर वो नॉर्थ वाला हिस्सा आज़ाद हो ही नहीं सकता था, वहाँ पे अमेरिका का कब्ज़ा था। तो ये एक बात है कि डिपेंड करता है थिएटर ऑफ वॉर कहाँ पे है। तो थिएटर ऑफ वॉर वो चाइना भी समझता है इस बात को कि वो नहीं हो सकता जो जहाँ पे अमेरिका को एडवांटेज हो। अटलांटिक में जाएंगे तो अमेरिका को एडवांटेज होगा, मेडिटेरेनियन में जाएंगे तो अमेरिका को, इजराइल को भी एडवांटेज होगा। उनकी इतनी फोर्स प्रोजेक्शन नहीं है, मगर हाँ अपनी सरजमीन पर अगर लड़ना पड़े तो फिर चाइना को ही एडवांटेज होगा, चाइना जीत जाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये बहुत ज़रूरी बात है।
इससे नतीजा हमें ये खस कर लेना चाहिए कि चाइना अगर अपनी फ़ौज वेनेजुएला भेजे तो ये बहुत बड़ा एडवेंचरिज्म होगा, जिसमें वो कामयाब कभी होंगे ही नहीं। और क्योंकि वो कामयाब नहीं होंगे, उनको डिफ़ीट होगी, और जब उनको डिफ़ीट होगी तो उनकी जो पावर है, उनकी जो प्रेस्टीज है, ज़ाहिरी बात है वो गिरेगी। इसलिए वो इस किस्म का एडवेंचर करने के लिए तैयार नहीं है। मगर इससे ये भी नतीजा अखज़ नहीं कर लेना चाहिए कि चाइना कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ लिफाजी तक महदूद है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि अगर चाइना महज लिफाजी तक महदूद होता तो फिर अमेरिका उसे थ्रेटेंड क्यों महसूस करता? और क्लियरली अमेरिका उसे बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड महसूस करता है। तो जवाब इसका ये है जनाब आली कि चाइना ने यही सोचा है कि यूएस हेजेमनी का अगर हम मुकाबला करेंगे तो हम अपनी मुआशी क़ुव्वत के ज़रिए करेंगे। कैसे करेंगे? कि हम मुल्कों को ये कहेंगे कि जनाब हम आकर आपके पोर्ट्स बनाने के लिए तैयार हैं, हम आके आपकी सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं, हम आपके एयरपोर्ट बना देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, हम आपको ब्रिजेस बना देंगे, हम आपको डैम्स भी बना देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्लांट्स बना देंगे, हम रिफाइनरीज बना देंगे। इस किस्म की हर चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। और इसमें हम क्या शराइत रखते हैं? मिसाल तौर पे अभी इसहाक डार साहब गए हुए थे चीन, तो चीन ने ये कहा कि जनाब अली हम ये सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, मगर आपसे हम जो चीज़ें चाहते हैं द फॉलोइंग है। उन्होंने ये कहा कि आपने वन चाइना पॉलिसी को कबूल करना है, यानी हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर जो डाका मारने की कोशिश करे, आपने हमारे साथ खड़े होना है यूनाइटेड नेशंस में भी और उसके अलावा भी। ताइवान, वो कहते हैं बार बार, नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन, इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। वो कहते हैं तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, वो कहते हैं शिनजियांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। कोई इसको तोड़ने की कोशिश करे, चीन को तोड़ने की कोशिश करे, तो इस हवाले से आपने हमारे साथ खड़ा होना है। और मज़ीद ये कि कोई भी अगर चीन के अंदर आके टेररिज्म करे तो उन्होंने कहा है पाकिस्तान से कि आपने हमारे साथ खड़े होना है। अफ़गानिस्तान को उन्होंने पिन पॉइंट किया इस हवाले से। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट तैयार हो रहे हैं वो पाकिस्तान पर भी हमला कर रहे हैं और वो चीन की तरफ भी रुख मोड़ रहे हैं, और हमें इसका जो है वो एक ठोस जवाब देना ही होगा। ये स्टेटमेंट है, मैं को अपने से थोड़ी बना रहा हूँ, अभी पीकिंग से यही स्टेटमेंट आई है। तो दिस इज़ व्हाट चाइना वांट्स। मज़ीद ये कहते हैं कि जनाब अली जब हम आके आपके लिए मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको खैरात नहीं दे रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये लो पैसे पकड़ लो और मौज करो और हम आपको खैरात दे रहे। नो, हम आपको साफ बता रहे हैं कि हम आपके साथ एक बिज़नेस डील कर रहे हैं, हम आपके साथ एक क्विड प्रो को डील कर रहे हैं। इसमें से कुछ आपको मिलेगा और कुछ हमें भी मिलेगा, दोनों को फ़ायदा होगा, मगर हम आपको खैरात में ये कुछ भी नहीं दे रहे। अगर आपकी माइंस डेवलप कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर एक लोन होगा, लोन में से जो है हमें पे बैक मिलेगा, या फिर उसमें से हम कोई प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट करेंगे। सो इट्स नॉट एड, चाइना इज़ नॉट गिविंग एड, चाइना इज़ गिविंग इन्वेस्टमेंट, और उसके नतीजे में डेवलपमेंट भी होगी, मगर चाइना को भी फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि हमें भी फ़ायदा होगा। यही वजह कि मोस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना की इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि चीन उन पे ठोंस रहा है कि भाई ओए बस ये इन्वेस्टमेंट हम लेके आ रहे हैं, तुम्हें कबूल करनी होगी वरना हम तुम्हारी हुकूमत ओवरथ्रो कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट्स कह रही हैं चाइना को कि प्लीज़ हमारे पास आएँ और हमें हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट करें, हमारी सड़कें बनाएं, और एक हिस्सा आप लें, एक हिस्सा उसमें से हम लेंगे। और मज़ीद ये कि चाइना ने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने जंग नहीं छेड़ी। आप गौर करें कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान उन्होंने कहा जी हम ईरान में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम सऊदी अरेबिया में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, आप जो है ना एक दूसरे से दोस्ती कर लें। अगर आप दोस्ती करेंगे तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना भी आसान होगा, आप भी बेहतर होंगे, यूल बी बेटर ऑफ, वील बी बेटर ऑफ। इवन पैलेस्टाइन के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई वो जंग नहीं ले रहे इजराइल से, वो ये नहीं कह रहे हम अपनी फ़ौजें भेजेंगे, मारेंगे इजराइलियों को, ये नहीं वो कह रहे, मगर वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि गाज़ा को रीबिल्ड करने के लिए, पैलेस्टाइन को रीबिल्ड करने के लिए हम जो है सरमाया भेजने के लिए तैयार हैं, टेक्नीशियंस भेजने के लिए तैयार हैं, लोग भेजने के लिए तैयार हैं, हम बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब आप कॉन्ट्रास्ट देखें ना दोनों मुल्कों के दरमियान। एक तरफ अमेरिका है जो कि पूरी पूरी रियासतों को उड़ा के रख देता है। उनके आप देखें लिबिया के अंदर उन्होंने सिविल वॉर शुरू कराई, सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया, इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, 20 साल अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया, आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं नज़र आती। तो पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा ही एक्चुअली अमेरिकन्स ने बदल के रख दिया। और वेनेजुएला के सदर को तो चुक ही लिया, जिस तरह को गैंगस्टर उठा लेता है ना, और उसको ले गए किधर, न्यूयॉर्क में उसका ट्रायल होगा। भाई न्यूयॉर्क की कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी को ट्रायल करे पे डाले जो कि वेनेजुएला का सदर है। और सबसे मज़ाहिका कुन बात यह है कि वेनेजुएला के सदर पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उसके पास मशीन गन्स हैं,
ले जी, अगर उसके पास मशीन गन्स हैं भी तो इसका आपसे क्या ताल्लुक है भाई, वो अपने मुल्क का सदर है। अगर वेनेजुएलन लॉ उसको इजाज़त नहीं देता कि वो मशीन गन्स रख सकता है तो ठीक है, समझ आती है। अमेरिकन का वो सिटीज़न भी नहीं है, तो आप कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं कि जी तुमने अमेरिका का लॉ तोड़ा है, वो तो अमेरिका में ना रहता है ना अमेरिका का सिटीजन है। आई मीन ये तो एक मजाक ही बन गया, इट डजंट इवन मेक एनी सेंस। अगर उसको पेश करना था तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करते, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में पेश करते तो फिर भी कोई सेंस बनती। न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर पेश करना, जिसकी जुरिस्डिक्शन, न्यूयॉर्क की जुरिस्डिक्शन, आप जानते हैं कि अमेरिकन तो सिस्टम भी ऐसे बना हुआ है कि उनका जो लीगल सिस्टम है वो भी बहुत ही स्टेट सेंट्रिक है, यानी कि न्यूयॉर्क के जज की जुरिस्डिक्शन जो है वो न्यूयॉर्क से बाहर नहीं होती, वो अपने स्टेट तक महदूद होती है। आप जानते होंगे अमेरिका के अंदर हर स्टेट का अपना मुख्तलिफ कानून है, यानी कि डिवोर्स के लॉज भी मुख्तलिफ हैं। इवन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ डेथ पेनल्टी अलाउड है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ डेथ पेनल्टी बिल्कुल अलाउड नहीं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ मैरिजुआना भी आप पी सकते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ मैरिजुआना बिल्कुल मना है। हर चीज कानून के एतबार से बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं। तो न्यूयॉर्क का लॉ जो है वो तो न्यूयॉर्क से बाहर भी अप्लाई नहीं होता, तो वेनेजुएला पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं आप? कोई सिरा ना कोई पैर है, क्योंकि बेसिकली ये तो एक गैंगस्टरिज्म ही है ना, इसके अलावा तो और फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो दोस्तों बात यही है कि अमेरिका जो है ना वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसमें उसकी एडवांटेज है इस वक्त। उसमें एडवांटेज है उसकी नेवी की और उसकी एयरफोर्स की। इसीलिए जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई हुई और चाइनीज़ बनाए हुए तैयारों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई तो पूरा वेस्ट जो है ना एक दफ़ा हिल गया, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि शायद अब चाइना के पास ऐसी एयरफोर्स भी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकती है, शायद उससे बेहतर ही हो। इस वजह से वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है जो फ्रेंच मेड जहाज़ था उसको F-16 लेवल का जहाज़ समझा जाता है, मतलब टॉप लेवल का जहाज़ समझा जाता है। तो इतनी मुंह की खानी पड़ी उस जहाज़ को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से कि पूरा वेस्ट इस बारे में परेशान है कि शायद अब हमारे पास इस चीज़ में भी एज ना हो। मगर बहरहाल इस वक्त तो यही सोचते हैं कि भाई नेवी और एयरफोर्स में हमारा और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस मुल्क पे दिल चाहे हम मिसाइल गिराएंगे, जिस मुल्क पे दिल चाहे हम अपनी एयरफोर्स नेवी भेज के समुद्री जहाज़ हो, ऑयल टैंकर, उसको टेक ओवर कर लेंगे। ये तो पायरेसी है जनाब अली। यू हैव नो राइट कि आप जो है किसी का ऑयल टैंकर टेक ओवर कर लें। जिस मुल्क में दिल चाहे, चाहे यहाँ मोटर बोट कोई जा रही है उड़ा दो, मार दो इन लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई पता नहीं वो फिशरमैन थे, वो कौन थे, कोई एवं कोई क्रूज़ के लिए निकला हो, शुगल लगा रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसके ऊपर भी बम गिरा दिया होगा। तो कोई पता नहीं, हमें वी डोंट नो, बिकॉज जो अक्यूज्ड है उसको तो मौका ही नहीं दिया गया ना कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, वो कह सके कि नहीं जी मैं ड्रग स्मगलर नहीं हूँ। तो उसे ये राइट ही छीन लिया गया, द राइट टू अ फेयर ट्रायल, द राइट टू फेस योर चार्जेस, द राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, वो राइट ही उससे छीन लिया गया, बस वो कत्ल कर दिया। इनफैक्ट आपको पता है कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर तो फ़र्ज़ करें कि पुलिस जो है किसी को अरेस्ट करने जा रही है और वहाँ से लगता है कि फ़ायर आने लगा है, रिटर्न फायर करती है पुलिस, तो ये तो इजाज़त है। मगर ये इजाज़त नहीं है कि एक बंदा जा रहा है और आप कहते हैं ये ड्रग स्मगलर है, मैं उसको गोली मार दूँ जाके। ऐसे नहीं होता सरकार। यू हैव टू प्रेजेंट हिम टू कोर्ट, यू हैव टू ट्राई टू अरेस्ट हिम। मगर उन्होंने कोशिश भी नहीं की, उन्होंने मोटर बोट्स को उड़ा के रख दिया, साड़ के रख दिया, तबाह कर दिया। सो इट्स अपसर्ड, इतनी अपसर्ड बात है कि जिसकी हद साहब कोई नहीं। तो ह्यूमन राइट्स वगैरह, रूल बेस्ड सिस्टम, ये तो सारा उन्होंने जो है ना पीछे फेंक दिया है। और क्यों फेंका है? क्योंकि वो चीन से मुकाबला करना चाहते हैं। अब हमारे दोस्त ये कहते हैं कि वो जो चीन नवाज हैं दोस्त, तो वो क्यों नहीं चीन को ताना देते कि भाई चीन क्यों नहीं कुछ कर सकता वगैरह वगैरह। मतलब एक तरफ एक मुल्क का सदर जो है अगवा हो गया और ये लोग ऐसे भी कुछ हैं जो कि तनकीद सारी अपनी चीन पे कर रहे हैं कि चीन क्यों नहीं कुछ कर रहा। अगर नहीं भी कर रहा तो इसमें वो कोई जुर्म नहीं कर रहा, ठीक है, ये माना कि भाई अगर वो कर सकता है तो उसको करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो जुर्म नहीं कोई कर रहा, वो अपने बॉर्डर तक महदूद है, उसने स्टैंड बिल्कुल दुरुस्त लिया है। और अगर वो अपनी फ़ौजें इतनी दूर भेजे, यानी कि अटलांटिक में भेज दे, यानी कि कैरेबियन में भेज दे, वेनेजुएला में भेजे, तो डेफिनेटली जो भी वो फ़ौज वहाँ पे भेजेगा उसको बहुत पहले से वहीं पे मार खानी पड़ेगी, क्योंकि इतना दूर चीन अपने मुल्क से लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ा एडवेंचरिज्म होगा। मेडिटेरेनियन में जाके जहाँ इजराइल का बॉर्डर लगता है, आपको पता है कि अगर उन्होंने इजराइल को अप्रोच करना हो तो कैसे अप्रोच करें? आपका ख्याल है जहाज़ उड़ के जाएगा चाइना से जहाज़ उड़ के जाएगा ऑल द वे टू द मिडल ईस्ट? यार आपको डिस्टेंसेस का कुछ अंदाज़ा है कि नहीं? इट्स इम्पॉसिबल।
तो क्या करेंगे फिर वो? अच्छा चलो लेट्स से वो समुद्री जहाज़ भेजते हैं। आपने कभी नक्शा देखा है समुद्री जहाज़ अगर चीन से निकलता है तो कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा टू गेट टू इज़राइल? और इज़राइल अगर वो पहुंचेगा तो कहाँ से जाएगा? वो पास करेगा वहाँ से, मेडिटेरेनियन को एंटर करेगा, तो फिर जाके वो इज़राइल के करीब पहुंचेगा। हाउ कैन दे डू इट? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर वो यहाँ रेड सी से जाता है तो वहाँ पे उसको स्विज कनाल का सामना करना पड़ेगा। वो अप्रोच ही नहीं कर सकते भाईजान, इट्स नॉट पॉसिबल। स्विज कनाल के अंदर से वो क्या आपका ख्याल है पूरी अपनी आर्माडा गुजारेंगे? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। या स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर से जहाँ पे स्पेन और मोरक्को मिलते हैं, वहाँ से आपका ख्याल है चाइना अपने आर्माडा भेजेगा? केप ऑफ गुड होप नीचे अफ्रीका से घुमाते हुए वहाँ पे आर्माडा भेजेगा कि हम इसराइल का मुकाबला करें? बी सीरियस यार, कम ऑन, इस तरह हो नहीं सकता। सोवियत यूनियन क्यों कर सकता था? बिकॉज सोवियत यूनियन जियोग्राफिकली आप देखें इसराइल के कितना करीब था उस ज़माने के अंदर। तो यस, वो कर सकते थे और उन्होंने किया क्योंकि उसका जो सोवियत यूनियन का जो पूरा स्पैन था वो भी तो आप देखें ना क्या था। मगर अब आप सोवियत यूनियन से ये कहें कि जाके साउथ अफ्रीका जाके लड़ाई लड़ो, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मजीद ये कि अगर चाइना जो है वो वेनेजुएला अपनी फ़ौज भेजता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? डेफिनेटली अमेरिका जो है वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करेगा उस फोर्स के ख़िलाफ़ भी, और हो सकता है चीन के और टारगेट्स या मिलिट्री बेसिस के ख़िलाफ़, या खुदा ना करे और एरियाज़ में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवेंचरिज्म की बात होगी। इसके बजाय चाइना जो कर रहा है उससे अमेरिका बहुत अननर्व हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो ये कहता है कि जनाब अली हमारे साथ आप ट्रेड करें, ब्रिक्स ब्लॉक का आप हिस्सा बने, और हमारे दरमियान जो ट्रेड होगा वो US डॉलर में नहीं होगा। ओए होए 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 होए। इस पर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब अली अगर ये कंट्रीज़, अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने चीन के साथ ट्रेड करते हुए या ब्रिक्स ब्लॉक में चली गई ये कंट्रीज़, और उन्हें चाइना की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया या ब्रिक्स के अपने क्रेडिट्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो फिर, और गौर से सुनने वाली बात है, ये एग्जैक्ट कोटेशन है, हमारे सैंक्शंस और टैरिफ्स उन पर नहीं चलेंगे। ये उसने एक्सप्लिसिटली बोला है कि फिर हम उनको सैंक्शन नहीं कर सकेंगे, हम उन पर टैरिफ नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उनका इंटरनेशनल ट्रेड अब US डॉलर में होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि US डॉलर से जब ये कंट्रीज़ निकलेंगी और ब्रिक्स की क्रेडिट्स में ट्रेड करना शुरू कर दें या चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दें, तो इसका अमेरिका को बहुत बड़ा ख़तरा है। और यही वेपन इस वक्त चाइना इस्तेमाल कर रहा है, यही रास्ता इस्तेमाल कर रहा है कि हम लोगों को अपनी तरफ खींचें। कि नंबर एक ये हम उनको ऑफ़र करें कि जरा ब्रिक्स क्रेडिट के अंदर आप हमारे साथ तिजारत करें। नंबर दो ये कि हम आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ना तो हम आपको खैरात देंगे, ना आपसे कोई हिडन डील करेंगे, जो डील करेंगे आपके सामने करेंगे। आपने हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को कबूल करना है, वन चाइना को कबूल करना है। हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ आपने स्टैंड लेना है। और दूसरी ये बात कि हम डील कर लेते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आपका होगा, एक हिस्सा हमारा होगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट चाइना इज़ प्लानिंग। सीधी बात है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है इसमें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है इंटरेस्टिंगली, इसके बारे में भी कहना ये ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मार्क्सी दोस्त हैं वो इसको भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। इसमें कुछ प्राइवेट कैपिटलिस्ट भी शामिल हैं, चाइना की प्राइवेट फर्म्स भी शामिल हैं। चाइना की प्राइवेट फर्म्स भी जो होती हैं ना, वो भी बिल्कुल उनके स्टेट के इस तरह मातहत होती हैं। इनफैक्ट स्टेट जो है ना, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह में फोर्स करते हैं कि इधर बैठना पड़ेगा इन लोगों को, तो वरना हम आपको प्राइवेट कंपनी भी नहीं चलानी देंगे। आपने कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं वो अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बिठाने हैं, फिर आपको चलने देंगे। मगर एट द सेम टाइम तकरीबन आधी जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, आधी से बल्कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो स्टेट इन्वेस्टमेंट होती है। और जो क्रेडिट प्राइवेट कैपिटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो क्रेडिट जो है वो वहाँ के स्टेट बैंक से लेते हैं, प्राइवेट बैंक से नहीं लेते। इस तरह चाइना जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो लिहाजा ये जो लेनिन की डेफिनेशन थी एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से, मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि चाइना एक नेट इम्पोर्टर है कैपिटल का, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो कैपिटल वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है उसमें से भी जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो स्टेट का है, वो प्राइवेट कैपिटल है ही नहीं। और बेसिकली कैपिटल तो प्राइवेट कैपिटल ही होता है ना, मार्क्स की डेफिनेशन के मुताबिक। हम वो वाली डेफिनेशन तो नहीं फॉलो करें जो नियो लिबरल्स की है, क्योंकि जो स्टेट पैसे लगाती है उसको प्रॉपर्ली स्पीकिंग कैपिटल समझा ही नहीं जाता। तो एनीवे, अब आप खुद फैसला करें कि जो लोग इन दोनों मुल्कों के दरमियान या इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान एक पॉलिटिकल इक्विवेलेंस पैदा कर रहे हैं कि अमेरिका भी साम्राज्य है जी, चीन भी है साम्राज्य है जी, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो रियल पॉलिटिक्स को एग्जामिन नहीं कर रहे। रियल पॉलिटिक्स ये है कि अमेरिका अपनी हेजेमनी बढ़ा रहा है, किस तरह से? अपनी मिलिट्री के ज़रिए।
वो मुख्तलिफ मुल्कों को कॉन्कर कर रहा है, रियासतें तोड़ रहा है, कहीं पे जेनोसाइड भी उसने सपोर्ट की है और कहीं पे वो बस किडनैप कर लेता है। और चाइना भी यस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है एक और तरीके से। वो कह रहा है कि आप हमारे साथ आके जुड़ें, हम आपको पोर्ट्स बना के देंगे, हम आपको हवाई अड्डे बना के देंगे, हवाई जहाज़ के अड्डे बना के देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, हम सड़कें बना के देंगे, हम डैम्स बना के देंगे, हम ब्रिजेस बना के देंगे, हम ये सब चीज़ें बना के देंगे और उसमें हम एक डील कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसा आपको मिलेगा, थोड़ा सा ऐसा हमें मिलेगा। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों मुल्कों के अंदर, इस पर ज़रा सोचें। थैंक यू सो मच।